Good morning, everyone. Good morning. लास्ट टाइम मैंने होमवर्क जो क्लास में बताया था उसमें कुछ चीजें नहीं पढ़ाई थी वो दे दी थी। बाद में मैंने इसलिए ग्रुप पे डाला था ना न्यू होमवर्क। जो ग्रुप पे डाला था वही करना था होमवर्क केवल। ठीक है, तो फिर हम लोग अब आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, इंटेक्स नहीं करना था अभी आयुष, ग्रुप पे डाला था मैंने फिर न्यू होमवर्क। तो देखो हम लोगों ने अब तक क्या कर लिया है। तो आज डाउट वगैरह नहीं होंगे क्योंकि केवल इलुस्ट्रेशन ही दिया था ना, 2-3 इलुस्ट्रेशन ही थी लास्ट टाइम होमवर्क में। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं ना। ध्रुविल अब अभी पढ़ाने दे फिर देखते हैं डाउट ना। आज थोड़ा पढ़ा लेने दे। तो देखो सर्कुलर मोशन में अब तक हमने क्या क्या देख लिया है। सर्कुलर मोशन के दो टाइप होते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल डायरेक्शन चेंज होता है ना, स्पीड चेंज नहीं होती। स्पीड चेंज नहीं होती इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है। डायरेक्शन चेंज होती है इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड भी चेंज होती है, तो टेंजेंशियल भी होगा और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है इसलिए सेंट्रीपिटल भी होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या है, आर अल्फा। जहां पे अल्फा होगा वहीं पे स्पीड चेंज हो रही होगी ना, क्योंकि v इक्वल टू होता है आर ओमेगा। जब ओमेगा चेंज होगा तो अल्फा आएगा, ओमेगा चेंज होगा तो स्पीड आएगी। सॉरी, अल्फा एटी आएगा, v चेंज होगा ना। तो ये बात सबको क्लियर है ना कि अगर ओमेगा चेंज होगा तो वी भी चेंज होगा ना। ओमेगा चेंज होगा तो अल्फा आएगा, वी चेंज होगा तो एटी आएगा, इसलिए अल्फा और एटी रिलेटेड है। तो एटी निकालना तो हम लोग सीख गए ना। एटी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आर अल्फा। अब हम लोग आज निकालने जा रहे हैं एसी, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। एटी तो केवल किस में होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ना, लेकिन एसी दोनों जगह होगा। तो हम लोग एसी निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है। अब एसी निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक तो ये देख लेना है कि कोई भी सर्कुलर मोशन में हम रेडियस के अलोंग और टेंजेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं। मान लो कहीं पे सर्कुलर मोशन हो रहा है और इधर हमने एक्स एक्सिस ले रखा है, इधर वाई एक्सिस है। सपोज कोई टाइम पे पार्टिकल यहाँ पर है तो उसका रेडियस वेक्टर हम ऐसे दिखाएंगे ना, इसको मिलाने वाली ये जो वेक्टर होगी, इस ये मान लो आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है ना, इधर को एक्स एक्सिस है इधर को वाई एक्सिस। तो हम अगर अभी चाहते हैं कि इस रेडियस वेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर कितना होगा और टेंजेंट के लॉन्ग यूनिट वेक्टर कितना होगा, अभी हम लोग सीख रहे हैं रेडियस वेक्टर अलोंग, सॉरी यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस एंड टेंजेंट। तो यहाँ पे ऊपर हेडिंग डाल देना, यहाँ पे लिखना रह गया, इधर नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग अब यूनिट वेक्टर लिखना सीख रहे हैं पहले ना। देखो जो रेडियस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होगा उसको लिखने के लिए आप क्या करोगे, कोई भी वेक्टर को हम लोग लिखने के लिए क्या करते हैं, उस उसका एक्स एक्सिस से एंगल देख लिया, ये थीटा है तो एक्स में कंपोनेंट कितना आ जाएगा, आर कॉस थीटा। तो इसको हम लिखेंगे आर कॉस थीटा आई कैप, और ये वाला कितना आएगा, वाई वाला कंपोनेंट कितना आएगा, आर साइन थीटा जे कैप।
फिर उसको अगर हम उसके, अगर हमें उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए रेडियस के लॉन्ग, रेडियस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर को हम ऐसे दिखाते हैं ई लिख करके और सबस्क्रिप्ट में आर। अगर हमें यूनिट वेक्टर लॉन्ग रेडियस चाहिए, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए ई आर, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर आर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे ना। जब आर को डिवाइड करोगे तो ये आर कॉमन होके कट जाएगा, ये क्या बचेगा, कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप। समझो सभी। और ये लिखने के लिए हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे, हम डायरेक्ट भी ऐसे सोच सकते थे कि इधर यूनिट वेक्टर चाहिए तो मैग्नीट्यूड 1 ले लो, फिर 1 का इधर कंपोनेंट क्या आएगा 1 कॉस थीटा, तो हम ऐसे भी सोच के लिख सकते थे 1 कॉस थीटा आई कैप और 1 साइन थीटा जे कैप ना। डिवाइड वगैरह नहीं करना हो तो डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं ना। ये हमने रेडियस के लॉन्ग, हाँ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस या फिर सर्कल कोई भी रेडियस का हो, हमें रेडियस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर लेना है, यूनिट मैग्नीट्यूड है, उसको रिजॉल्व कर लेना है। अब सेम वे में आपको टेंजेंट के लॉन्ग यूनिट वेक्टर खुद से बताना है, ये नोट कर लो। फिर टेंजेंट के लॉन्ग अगर यूनिट वेक्टर को ईटी से एक्सप्रेस कर रहे हैं तो इसको बताना है। ये नोट करो, फिर खुद से ईटी को लिखो। देखो आपको ये पता होगा ना कि टेंजेंट और रेडियस में एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। अगर ये एंगल थीटा है ना, हाँ डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा सिर्फ ना अभी, बट हमें वेक्टर लिखना है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये ऑल्टरनेट एंगल ये भी थीटा आएगा ना, तो इतना एंगल कितना आएगा 90 माइनस थीटा ना, पूरा एंगल वो 90 है। और ये देखो ये वाली डॉटेड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, तो ये वाला एंगल कितना हो रखा है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच का एंगल 90 है, और ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है। अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना आएगा थीटा। एंगल सबको समझ आया। अब देखो हमें अगर इसको रिजॉल्व करना है, ये 1 यूनिट वेक्टर लिया है ना, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इस 1 का इस लाइन के लॉन्ग कंपोनेंट कितना आएगा, ऊपर को आएगा 1 कॉस थीटा, जिधर एंगल रहता है थीटा उधर को कॉस आता है ना। और इस डायरेक्शन में कितना आएगा, एक्स में इसका कंपोनेंट क्या आएगा 1 साइन थीटा। अब देखो ये वाला कंपोनेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में, तो अब आप वेक्टर क्या लिखोगे ना, 1 साइन थीटा में क्या मल्टीप्लाई करोगे माइनस आई कैप, और 1 कॉस थीटा में क्या मल्टीप्लाई करोगे प्लस जे कैप ना। नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, इसलिए इसमें माइनस आई कैप ना। तो यहाँ आ जाएगा हमारा टेंजेंट के लॉन्ग यूनिट वेक्टर 1 साइन थीटा मतलब साइन थीटा माइनस आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अभी लिख लेने दे सीधे, फिर टाइम दूंगा अभी। तो हमने ये टेंजेंट के लॉन्ग यूनिट वेक्टर लिख लिया, और रेडियस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आया था कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप ना। ये लिखना आना चाहिए ना, जरूरत पड़ने पे कई बार हम ऐसे लिखते हैं, नोट कर लो अब ये।
सिद्धेश वेक्टर देखो यार कैसे काम चलेगा। वेक्टर आप अगर नहीं आएगा, ये अगर एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और ये लाइन के साथ उसका एंगल थीटा है, तो इधर 1 cos थीटा आएगा, इधर 1 sin थीटा। वेक्टर रिजॉल्व किया है, अब ये आना चाहिए। अब क्या कर सकते हैं इसमें? कोई भी लाइन के साथ कोई वेक्टर अगर थीटा एंगल बनाता है तो उधर उसका cos थीटा वाला कंपोनेंट जाता है, परपेंडिकुलर में sin थीटा वाला कंपोनेंट। हो गया नोट? अब देखो सपोज हम लोग सबसे पहले सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं एक्सीलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या रहेगी? हमेशा कांस्टेंट। कोई पार्टिकल है मान लो, वो थीटा पोजीशन वेक्टर पे है अभी और v स्पीड से जा रहा है ना। वो मान लो यहाँ पे टाइम 0 पे यहाँ से चलना शुरू किया और कोई टाइम t पे यहाँ पहुंच गया है ना। थीटा उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। तो अब हमें इसका एक्सीलरेशन निकालना है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो स्पीड क्या रहेगी यहाँ पर? स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी ना। हम यहाँ पे कोई भी टाइम पे v इक्वल टू आर ओमेगा फॉर्मूला लगाएंगे और ओमेगा कांस्टेंट है, मतलब अल्फा 0 है। मतलब यहाँ पे टेंजेंट के लॉन्ग कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा ना। टेंजेंट के लॉन्ग कोई एक्सीलरेशन नहीं है, केवल रेडियस के लॉन्ग एक्सीलरेशन आएगा ना, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। तो हमें AC निकालना है, तो हम लोग AC निकालने जा रहे हैं। हमें पता है कि अगर हम कोई भी पार्टिकल की वेलोसिटी लिख दें और उसको डिफरेंशिएट कर दें तो वो हमें क्या देगा? कोई भी पार्टिकल की वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हमें क्या देता है? एक्सीलरेशन। और यहाँ पे केवल कौन सा एक्सीलरेशन है? इस सिचुएशन में केवल सेंटीपिटल एक्सीलरेशन है ना। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट सेंटीपिटल एक्सीलरेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे ना, स्पीड को नहीं, वेलोसिटी को। वेलोसिटी को पहले हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में कितना आ जाएगा ना? आपको देखो मैग्नीट्यूड पता है ना, आप इस v को रिजॉल्व करके लिख दो। अभी हमने 1 को रिजॉल्व किया था ना, तो अभी देखा था आपने कि ये एंगल कितना आया था? थीटा। अगर ये एंगल थीटा था तो ये थीटा एंगल आया था ना। तो v का इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा? v cos थीटा, और v का इधर आ जाएगा v sin थीटा। अभी किया था ना हमने। तो इसका मतलब हम v को यहाँ रिजॉल्व करके लिखें तो हमें कितना मिलेगा? ना इसको हम रिजॉल्व करके लिखेंगे तो -v sin थीटा i कैप प्लस v cos थीटा j कैप आ जाएगा। अब अगर मान लो यहां से पार्टिकल चलना शुरू किया था तो, या छोड़ो उसका कोई जरूरत नहीं है। अब देखो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, और एक चीज और है यहाँ पे, ओमेगा को आप क्या लिखोगे? डी थीटा बाई डी टी ना। जहां पे भी जरूरत होगी ओमेगा को हम लोग डी थीटा बाई डी टी लिखेंगे। अब हम अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे देखो जो वेलोसिटी स्पीड है, ये v केवल लिखा है, ऊपर एरो नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये स्पीड है। स्पीड यहाँ कांस्टेंट है ना, तो v तो बाहर आ जाएगा। हम डिफरेंशिएट अब किसको करेंगे?
डी बाई डी टी ऑफ, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया है ना, अंदर भी क्या बचेगा, साइन थीटा। आई कैप कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा, जे कैप यहाँ बाहर आएगा, डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा। अब जब हम इसको आगे करेंगे, ये वाला पार्ट तो हमारा क्या बन जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंशियल है ही नहीं है, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन में टोटल एक्सीलरेशन जो आएगा वही क्या होगा, सेंट्रीपिटल होगा। अब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस बाहर आएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो चेन रूल लगाएंगे ना। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन अगर टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा, डी साइन थीटा अपॉन में डी टी है, तो हम क्या लिखेंगे, डी साइन थीटा अपॉन में डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ये हो जाएगा ओमेगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू ओमेगा, फिर जे बाहर जाएगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेम वे में साइन थीटा और आएगा डी थीटा बाई डी टी, तो इंटू ओमेगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ आया। तो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन देखो कितना आ रहा है, ओमेगा को यहां बाहर कर देंगे तो v ओमेगा बाहर आया, अंदर बचेगा माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, ये कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन, हाँ यहाँ माइनस साइन थीटा होगा ना, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, दोनों जगह माइनस आया ना, तो माइनस को बाहर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस वी ओमेगा कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप। सिद्धेश ओमेगा क्या होता है, अभी एंगुलर स्पीड हमने पढ़ा था ना, डी थीटा बाई डी टी को हम क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं ना। सर्कुलर मोशन में डी थीटा बाई डी टी ओमेगा होता है। तो अब देखो ये वाला पार्ट कौन सा यूनिट वेक्टर है, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये कौन सा यूनिट वेक्टर है, रेडियस के अलोंग का यूनिट वेक्टर है ना, तो ये वाला पार्ट हमें डायरेक्शन बता रहा है ना, इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस वी ओमेगा ई आर ऐसे, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो, v की वैल्यू हम यहाँ पे आर ओमेगा डाल सकते हैं ना, v इक्वल टू आर ओमेगा है ना, यहाँ पे v को आर ओमेगा डाल देंगे तो ये आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस बाहर किया था वो लिखा है, तो अब हमारा यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, आर ओमेगा स्क्वायर और माइनस ई आर यूनिट वेक्टर। तो इसका देखो क्या मतलब निकल रहा है कि जो एक्सेलरेशन आया है उसका मैग्नीट्यूड है आर ओमेगा स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर है, ई आर वेक्टर के अपोजिट में, मतलब ई आर वेक्टर इधर को है तो उसका अपोजिट मतलब सेंटर की तरफ हुआ। ठीक है, सभी समझो, सर्कुलर मोशन में सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, मैग्नीट्यूड होगा वी, सॉरी आर ओमेगा स्क्वायर, और डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स सेंटर। नोट कर लो यहां तक।
तो देखो इसका क्या मतलब है, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा होगा, जल्दी नोट करो भाई, यार सिद्धेश ये तो कब कर किया हुआ था, जल्दी करो। हाँ, मेजर टेस्ट में सर्कुलर मोशन तक आएगा। एमटी तो 10th और 11th अक्टूबर को है। अब ये सर्कुलर मोशन तो अपना खत्म हो जाएगा 2-3 लेक्चर में। हाँ, सर्कुलर मोशन तो 2-3 लेक्चर में ही खत्म हो जाएगा भावेश। और अभी अक्टूबर 10th और 11th अक्टूबर को है, ये तो सितंबर में ही खत्म हो जाएगा ना सर्कुलर। एमटी लैब में यार वो थोड़ा सा रिस्की है लैब में रखना। देखते हैं तब तक क्या परमिशन है, 5 अक्टूबर के बाद महाराष्ट्र में बोला गया है ना खोलने के लिए। तो एक बार सोच सकते हैं लैब में रखने के लिए मेजर टेस्ट। चलो अब देखते हैं। हाँ वो तो है, लैब में सब फेयरली तो देंगे। तो देखो यहाँ पे हमने अभी ये देखा कि अगर कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो अगर पार्टिकल अभी यहाँ पर है तो उसका एक्सलेशन कितना होगा, आर ओमेगा स्क्वायर टूवर्ड सेंटर। हाँ वही सब देखना पड़ेगा ना, अभी तुरंत फाइनल नहीं कर सकते। एक्सलरेशन देखो हमें कितना आया, आर ओमेगा स्क्वायर, मैग्नीट्यूड कितना है आर ओमेगा स्क्वायर, है ना, और डायरेक्शन किधर है, टूवर्ड सेंटर। जो यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई किया था वो केवल डायरेक्शन बता रहा है ना, मैग्नीट्यूड ये है। इसको हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, आर ओमेगा को लिख सकते हैं वी बाई आर, वी इक्वल टू आर ओमेगा से हम ओमेगा को लिख सकते हैं वी बाई आर, तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, एक तो वी स्क्वायर बाई आर और दूसरा आर ओमेगा स्क्वायर। और डायरेक्शन हमेशा किधर होगा, जहां पे भी पार्टिकल है वहां पे सेंटर की तरफ। अगर आप देखो इसकी वेलोसिटी इधर है टेंजेंट के लॉन्ग, तो उससे 90 डिग्री पे ऐसे सेंटर की तरफ ये जा रहा है। अगर मान लो पार्टिकल यहाँ पे पहुंच चुका है तो वो वेलोसिटी इधर हो रही होगी और उसका डायरेक्शन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का इधर को हो रहा होगा। पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो एक्सेलरेशन इधर हो रहा है। तो देख लो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी से 90 डिग्री पे होता है, इसलिए हम लोग इसको नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं ना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी से 90 डिग्री पे है ना, तो इसलिए हम लोग AC को ए एन भी बोलते हैं ना, क्योंकि ये वेलोसिटी से 90 डिग्री पर है। और दूसरा ये रेडियस के लॉन्ग लग रहा है ना, ये सेंटर की तरफ, मतलब ये रेडियस वाली लाइन के लॉन्ग, तो इसलिए हम लोग इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, AR भी लिखते हैं। ठीक है, AN मतलब नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं,
ए आर मतलब रेडियल एक्सेलरेशन, और एसी मतलब सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर की तरफ ना, ये सेंटर की तरफ लगता है ना, तो इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ना। तो इस एक्सेलरेशन के ऐसे तीन नाम है, सेंट्रीपिटल, नॉर्मल और रेडियल। ठीक है, सभी को क्लियर है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल कौन सा एक्सेलरेशन होगा? सेंट्रीपिटल ना। टेंजेंशियल यहाँ पे 0 होगा क्योंकि अल्फा नहीं है। तो नेट एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना होगा? एसी ही नेट एक्सेलरेशन होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये नोट हो गया? आर्यन व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, मैं कर दूंगा, भेज दूंगा। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एक्सीलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा होगा? स्पीड अब यहां पर वेरी कर रही होगी, स्पीड वेरी हो रही होगी, मतलब ओमेगा भी वेरिएबल होगा ना। यहाँ पे अब हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी जो का मैग्नीट्यूड अलग अलग आ रहा होगा। ओमेगा वेरिएबल है मतलब अल्फा है, यहाँ पे अल्फा नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे एक तो एक्सीलरेशन आ जाएगा टेंजेंशियल वाला, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन आएंगे। एक तो होगा एटी वाला और एक होगा एसी वाला। एटी कौन सा? मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से जो आएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से आ रहा होगा, वो कितना हो रहा होगा? आर अल्फा। और एक एसी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आएगा, अभी इधर है फिर इधर है, लगातार डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ पर दो एक्सेलरेशन आ रहे होंगे, एक तो एटी और एक एसी। एसी हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा, एटी हमेशा टेंजेंट की तरफ लगेगा। और अगर अभी इस इंस्टेंट पे इसकी स्पीड v है, तो इस इंस्टेंट पे एसी की वैल्यू क्या होगी? वी स्क्वायर बाई आर, या फिर उसको आप लिख सकते हो आर ओमेगा स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे v लगातार चेंज होता जा रहा है, यहाँ आते आते v कुछ और हो जाएगा, तो एसी का भी वैल्यू कुछ और हो जाएगा। तो आपको हर इंस्टेंट का एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। हर इंस्टेंट पे v जो होगा वो निकालो और वी स्क्वायर बाई आर करके एसी निकाल लोगे ना। ओमेगा अगर निकालना आता है आपको, अल्फा दिया है तो ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी से ओमेगा आ जाएगा। तो ये लगा दो, या फिर ओमेगा है तो वी पता चल जाएगा, तो एसी आ जाएगा। और एटी निकालने के लिए आर अल्फा कर दो। जब दोनों आ जाएंगे, जब दोनों आ जाएंगे, या तो आपको वी स्क्वायर बाई आर लगाना है या आर ओमेगा स्क्वायर। तो नेट एक्सेलरेशन है यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे नेट केवल एसी नहीं बोल सकते ना, नहीं केवल एटी बोल सकते हो। यहाँ नेट क्या होगा? इन दोनों का वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर है ना यहाँ पर, तो इन दोनों का नेट जो आएगा वो ये नेट एक्सेलरेशन होगा ना।
तो इस नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी निकालोगे? अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पर है तो उनका नेट कितना आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे ना, तो ये आ जाएगा। और डायरेक्शन के लिए अगर मान लो पूछा जाए कि वो रेडियस से कितने एंगल पे जा रहा है, मान लो फाइव एंगल पे जा रहा है, तो फाइव कितना बोलोगे? फाइव इक्वल टू ये वाली साइड, ये वाली साइड मतलब ये वाली साइड ना, ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? 80 अपॉन में AC ना, tan फाइव इक्वल टू 80, ये वाली साइड मतलब ये। एटी के लिए देखो आपने पीछे ये भी पढ़ा था कि ये क्या होता है, स्पीड का रेट ऑफ चेंज। तो अगर हम केवल स्पीड को डिफरेंशिएट करेंगे तो उससे भी हमें क्या मिलेगा? 80 मिलेगा ना। dv बाई dt, ऊपर वेक्टर हटा के अगर स्पीड को डिफरेंशिएट करते हैं तो उससे भी हमें 80 मिलता है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारा एक्सेलरेशन क्या क्या हो जाएगा? 80 और AC। 80 निकालने का क्या तरीका है? आर अल्फा कर दो या फिर dv बाई dt कर दो, अगर v पता है तो। और AC निकालने का क्या तरीका है? वी स्क्वायर बाई आर या फिर आर ओमेगा स्क्वायर, और फिर उनका नेट फाइंड कर लो। तो अब इनको यूज करके अब प्रॉब्लम करते हैं। सरायु देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे 80 को, 80 मतलब स्पीड का डिफरेंशिएशन, स्पीड मतलब क्या होगा? आर ओमेगा ना, डायरेक्शन नहीं लिखना है। फिर आर को बाहर कर दोगे, डी ओमेगा बाई डी टी, वो क्या हो जाएगा? अल्फा। तो ये वही आर अल्फा ही लिखा हुआ है, डीवी बाई डी टी या फिर आर अल्फा, एक ही चीज है। समझिए सरायु क्या बोल रहा हूं। एसी में यहां पे बोल रही है क्या? इ- इ- देखो हमने एक जगह निकाला ना ऐसे, हमने एक जगह ये देख लिया कि डायरेक्शन में जब चेंज होता है तो कितना एक्सेलरेशन आता है। डायरेक्शन में जब चेंज होता है तो AC आता है, तो हमने अब वो डायरेक्ट लिख दिया ना। डिफरेंशिएट करोगे इस बार ना सरायु, तो आपको दोनों कंपोनेंट एक साथ मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे बाहर नहीं निकालोगे, या फिर आप बाहर निकाल लो और चेन वो प्रोडक्ट रूल लगाओ, एक बार V को डिफरेंशिएट करो, एक बार बाकी पार्ट को करो। तो जब V को डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाला पार्ट मिलेगा ना, एक साथ दोनों कंपोनेंट आ जाएंगे। प्रोडक्ट रूल से करेंगे ना यहाँ पर। तो वो मैंने किया नहीं, अब मैंने डायरेक्ट ऐसे समझा दिया ना कि डायरेक्शन चेंज करने की वजह से AC आ रहा होगा, स्पीड चेंज होने की वजह से AT आ रहा होगा, तो उन दोनों का नेट ले लेना है ना। इस बार अगर आप एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन निकालना है तो आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं ना। अगर आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको दो मिलेंगे एक्सेलरेशन, एक तो AC जिसका डायरेक्शन होगा ER के अपोजिट में, और एक AT मिलेगा जिसका डायरेक्शन होगा टेंजेंट के डायरेक्शन में। दोनों एक साथ आ जाएंगे ना। जब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे, ऊपर एरो लगा हुआ है ना, मतलब ये कॉस थीटा आई कैप, वो जो पहले लिखा था वैसे लिख के करोगे तो ये आ जाएगा। अब इस पे हम लोग प्रॉब्लम करते हैं। ये नोट हो गया ना सब? सपोज एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, V स्पीड से जा रहा है, R रेडियस है,
तो यहाँ पे क्वेश्चन है ये यूसीएम है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज पार्ट 1 कांस्टेंट, पार्ट 2 वेरिएबल, तो इन दो ऑप्शन में बताना है कौन सा सही है। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन जो होगा पार्टिकल का, उसको कांस्टेंट बोलोगे या वेरिएबल बोलोगे? एक्सेलरेशन कितना होगा? यहाँ एक्सेलरेशन मतलब कौन सा आएगा? एसी आएगा ना, क्योंकि यूसीएम में एटी होता ही नहीं है। और एसी की वैल्यू कितनी होगी? वी स्क्वायर बाई आर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वी कांस्टेंट है, तो वी स्क्वायर बाई आर कांस्टेंट है। बट ये तो केवल मैग्नीट्यूड है ना, डायरेक्शन क्या है? यहाँ पे देख रहोगे तो डायरेक्शन एसी का इधर आ रहा होगा, यहाँ पे देखोगे तो डायरेक्शन इधर आ रहा होगा ना। हर टाइम पे डायरेक्शन जो है एक्सेलरेशन का वो सेंटर की तरफ है, तो डायरेक्शन कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है? ना चेंज हो रहा है ना, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसलिए आप क्या बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो हम नहीं बोल सकते ना कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हम ये बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, बट एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि सिंस डायरेक्शन इज चेंजिंग, सो नहीं बोलते श्रेयस, नहीं बोलते। सो वी कैन नॉट से एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ये बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, सब लोग पहली बार में यही आंसर देते हैं कांस्टेंट है, क्योंकि तुरंत वी स्क्वायर बाई आर सोचते हैं, मैग्नीट्यूड और बता देते हैं ना। डायरेक्शन के साथ बताना होता है, एक्सेलरेशन में दोनों होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। नोट करो जल्दी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं। कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे जा रहा है जिसका रेडियस है कुछ 10 सेंटीमीटर, और वो
कांस्टेंट अल्फा 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर से स्टार्ट करता है चलना। तो आपको बताना है ना, स्टार्ट करता है मतलब टाइम 0 पे उसकी एंगुलर स्पीड 0 थी। तो हमें बताना है फाइंड एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, पार्ट 1 AT, पार्ट 2 AC, पार्ट 3 नेट एक्सीलरेशन। अल्फा दे दिया मतलब वो कौन सा सर्कुलर मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। सब कुछ SI यूनिट में बताना है ना। SI यूनिट में लेंथ के लिए हमेशा मीटर यूज करते हैं। सर्कुलर मोशन के बाद अभी यूनिट एंड डायमेंशन भी कराना है ना। तो वो 2-3 लेक्चर का टॉपिक है। ये होने के बाद अक्टूबर में 10 दिन रहेंगे तो 2-3 लेक्चर वो कर लेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। वो तो बहुत इजी टॉपिक होता है यूनिट एंड डायमेंशन। हाँ पार्थ। हम लोग देखो पहले तो AT निकालना होगा। तो हम लोग कर लेंगे आर अल्फा। आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, मतलब SI यूनिट में 0.1 मीटर ना। 10 को 100 से डिवाइड कर देंगे इनटू अल्फा। अल्फा जो है ऑलरेडी SI यूनिट में है। अल्फा की यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ना। रेडियन जो होता है एंगल के लिए SI यूनिट ही होता है वो। तो ये हमारा आ गया 0.2। अब इस यहाँ पे ये मीटर में रखा है तो उसके अकॉर्डिंग SI यूनिट में आंसर भी आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर सेकेंड पार्ट के लिए हमें या तो V चाहिए या ओमेगा चाहिए। तो हम ओमेगा निकाल लेते हैं। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी में डाल करके, इनिशियल ओमेगा 0 था, अल्फा 2 था, टाइम 4 सेकेंड था, तो हमारा ओमेगा आ गया। अब ओमेगा आ गया तो आप V निकाल के सोच सकते हो या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो AC इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर ना। आर की वैल्यू है 0.1 और ओमेगा की वैल्यू है 8 का स्क्वायर। तो मतलब ये आ जाएगा 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। AC आ गया, AT आ गया, तो नेट एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, अंडर रूट में AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर ना। अब ये वैल्यू डाल देना यहाँ पर, 0.2 का स्क्वायर, 6.4 का स्क्वायर। तो ये नेट कितना आ रहा है, √41 आ रहा है। ठीक है, सभी को क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। अगर यहाँ पे देखो डायरेक्शन भी निकालना रहता तो आप क्या करते, इधर को AC दिखाते, इधर को AT दिखाते
और फिर ऐसे रेडियस के साथ एंगल देख लेते ना, यहाँ पे ऐसे नेट आ रहा होता है। अब जो भी एंगल पूछा है वो आप बता देते ना। ट्रायंगल में आपको ये वाली साइड पता है, ये वाली साइड पता है, एंगल आप निकाल सकते हो ना। कर नहीं रहे हैं, समझ लो ना, ऐसे कर लेंगे। यस, एसी है या एटी है, ये सब एक्सिलरेशन है ना। एक्सिलरेशन का यूनिट हर जगह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एसी हो या एटी हो, वहां पे हर जगह एक्सिलरेशन का यूनिट सेम होगा। एक और प्रॉब्लम करते हैं इसी टाइप का। सपोज कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है और उसकी स्पीड जो है वो कुछ फंक्शन ऑफ टाइम है ना, ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो हमें बताना है, कुछ ऐसा फंक्शन दिया है v इक्वल टू टी, वेयर टी क्या है, टाइम इन सेकेंड। फाइंड पार्ट वन एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। एटी, एसी और नेट एक्सेलरेशन। यहाँ पे v फंक्शन ऑफ टाइम है, तो कौन सा सर्कुलर मोशन हुआ, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म ना, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है v चेंज हो रहा है। प्रथम यूनिट का ध्यान रखो। टी दिया है पार्थ, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछा है ना। हमें देखो पता है कि एटी निकालने के लिए या तो हम आर अल्फा करेंगे अगर अल्फा दिया होता है, बट यहाँ पे वी दिया है। दूसरा क्या है, स्पीड को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। यहाँ पे स्पीड की वैल्यू कितनी है, टी है ना, तो टी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, 1 ना। तो यहाँ पे एटी की वैल्यू हमेशा कितनी आ रही है, 1 आ रही है। सेकेंड पार्ट में एसी निकालना है। एसी के लिए क्या होगा, जिस भी टाइम पे निकालना है उस टाइम का v अपॉन में आर। आपको कब का निकालना है, 2 सेकेंड। तो यहाँ जब 2 डालोगे तो स्पीड कितनी हो रखी है, 4। तो 4 का इस, सॉरी 2 ना, 2 डालोगे तो स्पीड 2 हो रखी है ना। 2 का स्क्वायर अपॉन में आर, आर कितना बोलोगे, 0.1। तो ये कितना आ जाएगा, 4, 4/1 तो 40 ना। तो नेट एक्सीलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो समझो ना, कभी हो सकता है आपको अल्फा दिया जाएगा प्रॉब्लम में, कभी वी दे दिया जाएगा, तो आप ऐसे करके एटी निकाल लोगे।
ठीक है, नोट हो गया होगा। देखो अभी तक हम लोग हर क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, एटी निकाल रहे थे, एसी निकाल रहे थे, फिर नेट निकाल रहे थे। अब हम लोग उल्टा चलेंगे, अगर हमें नेट एक्सेलरेशन दिया है तो एटी और एसी निकालना और फिर स्पीड वगैरह निकालना। सपोज कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे जा रहा है और किसी टाइम पर उसका जो एक्सेलरेशन है वो रेडियस से 37 डिग्री एंगल पर है और उसका नेट एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो कुछ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कुछ ऐसे दिया हुआ है। तो और रेडियस की वैल्यू है कुछ 0.2 मीटर। तो हमें बताना है कि फाइंड पार्ट 1, फाइंड एट गिवन इंस्टेंट, ना जिस इंस्टेंट पे ये डायग्राम दिया उसके लिए ना। ये कौन है भाई, ये कौन आके एरो बना रहा है? एटी कितना होगा, एसी कितना होगा, इस इंस्टेंट पे वी कितना है, इस इंस्टेंट पे अल्फा कितना है? सॉल्व करो ये सब। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ए गिवन है, आर गिवन है। ए मतलब कौन सा है, नेट वाला ए। नेट ए को केवल एक्सेलरेशन बोलेंगे ना, सेंटीपिटल को तो सेंटीपिटल बोलेंगे, टेंजेंशियल को टेंजेंशियल, और केवल एक्सेलरेशन बोला मतलब नेट एक्सेलरेशन। हाँ श्रेयस, एसी 8 आ जाएगा 86। तो देखो हम लोग क्या क्या कर लेंगे, हमें जैसे एक्सेलरेशन पता है तो इस एक्सेलरेशन का जो नेट एक्सेलरेशन का जो इधर को कंपोनेंट आएगा सेंटर की तरफ, वो हमें क्या देगा, एसी देगा। और जो टेंजेंट की तरफ कंपोनेंट आएगा वो हमें एटी देगा ना। तो हम रिजॉल्व कर लेते हैं, इस ए का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, ए कॉस 37, और इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा, ए साइन 37 ना। तो एटी हो गया ए साइन 37, ए की वैल्यू दी है 10, साइन 37 3/5, तो ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसी कितना आया, ए कॉस 37। अब आपको अगर V निकालना है तो आपको पता है कि AC बराबर होता है V²/R। तो आपको R पता है, AC पता है, तो V आ जाएगा यहाँ से। AC आया 8, V निकालना है और R की वैल्यू 0.2 है, तो V आ जाएगा रूट में 1.6 ना। अल्फा निकालने के लिए क्या कर लेंगे, हमें पता है AT इक्वल टू होता है R अल्फा,
हमने 80 निकाल रखा है यहाँ पे ना, और आर दिया हुआ है, तो अल्फा आ जाएगा। सब एसआई यूनिट में यूज कर रहे हैं, तो एसआई में आंसर बता देंगे। ठीक है, सबको समझ आया? तो देखो अभी तक जो भी हमने पढ़ा, अभी तक जो भी पहले 2 लेक्चर और आज का, ये सब जो पार्ट था, इसको हम बोलते हैं, ये सब काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन है। इसमें अभी हमने एक्सेलरेशन कहाँ से आ रहा है, रीजन क्या है, वो सब पे फोकस नहीं किया। बस एक्सेलरेशन है तो v क्या होगा, at क्या होगा, ac, ये सब निकालना सीखा। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब ये हम रीजन पे जाएंगे कि कैसे ये एक्सेलरेशन आता है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ये नोट हो जाए तो बोल देना। डायनामिक्स में हम लोग फोर्स की बात करेंगे ना। तो देखो जैसे अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल पे केवल एक एक्सेलरेशन होगा ना, सेंटीपिटल वाला। डायग्राम सही से बना देता हूँ। इसमें केवल एक एक्सेलरेशन होगा, सेंटीपिटल। तो यूनिफॉर्म में केवल एक एक्सेलरेशन होगा, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक फोर्स होगा सेंटर की तरफ ना। मास इनटू एक्सेलरेशन से क्या आएगा, फोर्स आएगा। अगर इधर एक्सेलरेशन है तो इधर, इसका मतलब इधर फोर्स है। फोर्स कैसे निकालते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन करके। और इस फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सेंटर की तरफ लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स एम इंटू ए सी को क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीपिटल फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, एम वी स्क्वायर बाई आर। डायरेक्शन हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स का किधर होगा, टूवर्ड सेंटर ना। या फिर दूसरा क्या लिख सकते हो, एम ए सी को लिख सकते हो आर ओमेगा स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम ऐसे भी लिखते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर। और सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा किधर होगा, टूवर्ड सेंटर। नोट कर लो इसे। और अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देख रहे होंगे, तो उसमें क्या क्या फोर्स लगते दिखेंगे,
हाँ, इसमें 80 है तो इसलिए एक टेंजेंट के अलॉन्ग भी फोर्स आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कोई भी टाइम पर एक तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन और एक टेंजेंट की तरफ एक्सेलरेशन कहाँ से आता है, कोई ना कोई इधर फोर्स लगेगा तभी आया होगा ना। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर, एक तो टेंजेंट की तरफ फोर्स लग रहा होगा m इंटू एटी ना, एटी की वैल्यू डाल दोगे आ जाएगा उससे, और एक सेंटर की तरफ लग रहा होगा m इंटू ए सी, या तो ये लिख दो या फिर m r, दो फोर्स लग रहे होंगे। ना दोनों का फिर नेट ले लेंगे, नॉन यूनिफॉर्म में ऐसे दो फोर्स होंगे ना, इसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल फोर्स, और इसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। नोट कर लो यहाँ तक। सपोज देखो यहाँ पर एक स्मूथ टेबल है, उसके ऊपर सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, यहाँ पे सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, टेबल के पे ये पॉइंट पे वो फिक्स है ना, और हमने उसको स्पीड दे दी है, स्पीड दे दी है तो वो ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, स्मूथ टेबल है। पार्टिकल का मास m है। हाँ पार्थ, टैलेंट तो मेरे में कूट कूट के भरा हुआ है चित्रकारी का। तो देखो ये क्या है, इसका रेडियस मान लो r है, तो हमें बताना है कि फाइंड फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन पार्टिकल ना, आपको बस यहाँ पे ये बताना है कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन से फोर्सेस है उनका नंबर बताना है। इसका अगर हम लोग टॉप व्यू बनाए तो टॉप व्यू में हम इस चीज को ऐसे दिखा देते हैं,
यहाँ पे टॉप व्यू बना रहा हूँ ना नॉर्मली। अब आगे से टॉप व्यू बनाऊंगा ना, क्योंकि बार बार इतना टैलेंट दिखाते नहीं आएगा। टॉप व्यू में ऊपर से ऐसे सर्कुलर पाथ दिख रहा होगा, इस पे पार्टिकल ऐसे सर्कल में जा रहा है ना। इसमें देखो mg जो होगा अंदर को लगेगा, तो हम उसको ऐसे दिखाते हैं ना। यहाँ पे देखो mg अंदर को लग रहा है, तो जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, अंदर को mg जा रहा है ना, तो उसको हम यहाँ इस टॉप व्यू में ऐसे दिखाते हैं। नॉर्मल यहाँ पे ऊपर को लग रहा होगा, तो नॉर्मल को हम ऐसे दिखाते हैं, बाहर को आ रहा है नॉर्मल ना। एरो दिख रहा है मतलब इसको आपका इसको टिप दिख रहा है, अंदर जा रहा है मतलब आपको क्रॉस दिख रहा है। और यहाँ पे ये स्ट्रिंग से अटैच है ना, एक स्ट्रिंग लगी हुई है ना, ये स्ट्रिंग की वजह से घूम रहा होगा। अगर मैं ये स्ट्रिंग कट कर दूं तो क्या स्मूथ टेबल पे ये ऐसे घूमता रहेगा? अगर स्ट्रिंग कट हो जाए तो ये क्या स्मूथ टेबल पे घूमता रहेगा? नहीं ना। फिर जैसे स्ट्रिंग कट करोगे तो उस इंस्टेंट पे ये जो भी टेंजेंट होगा, हाँ, टेंजेंट के डायरेक्शन में वो चला जाएगा ना। फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली। श्रेयस भारी इंग्लिश बोलता है एकदम। ठीक है, समझो सभी। तो यहाँ पे सेंटीपिटल के टाइम पर हम फोर्सेस क्या क्या बोलेंगे? एक तो mg लग रहा है ना, दूसरा नॉर्मल, और तीसरा कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंशन बोले या सेंटीपिटल बोले? सेंटर की तरफ टेंशन लग रहा है या सेंटीपिटल लग रहा है? तो हम क्या बोले, टेंशन भी बोले और सेंटीपिटल भी बोले या केवल टेंशन बोले? ना, जब भी एक स्मूथ टेबल पे एक पार्टिकल घूम रहा होगा तो उस पे एक तो उसका वेट लग रहा होगा नीचे को, ऊपर को टेंशन नॉर्मल लग रहा होगा। अनम्यूट करके बताओ भाई, क्या तुम्हें नहीं समझा? अभी तो कुछ ऐसा समझाया नहीं है जो नहीं समझ में आया। अनम्यूट करो। अरे यार, ये अलग ही जिन। देखो, ये एक टेबल पे एक पार्टिकल स्मूथ टेबल पे ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और एक स्ट्रिंग से पार्टिकल को हमने ऐसे अटैच किया हुआ है ना। तो हम यहाँ पे फोर्सेस देख रहे हैं कौन कौन सा लग रहा है। तो नीचे को mg लग रहा है, ऊपर को नॉर्मल, ये हो गया। अब बाकी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि टेंशन लग रहा होगा और सेंटीपिटल। तो यहाँ पे अब देखो, टेंशन लग रहा है या सेंटीपिटल या दोनों, ये हम बस जानना चाह रहे हैं ना। mgn तो सबको क्लियर है। हाँ, तो आप देखो यहाँ पे जो सेंटीपिटल फोर्स है वो कोई अलग से फोर्स नहीं होता ना। हर एक सर्कुलर मोशन में कोई ना कोई फोर्स होता है, वो एक्ट करता है एज ए सेंटीपिटल फोर्स। तो यहाँ टेंशन ही सेंटीपिटल फोर्स है ना। टेंशन ही यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स है। आप ये नहीं बोलोगे कि अलग से सेंटीपिटल फोर्स लग रहा है। यहाँ पे इस सेंटर की तरफ क्या लग रहा है? टेंशन। और ये टेंशन अभी क्या काम कर रहा है? सेंटीपिटल फोर्स का काम कर रहा है ना। जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा, नेट फोर्स, उसको हम नाम क्या देते हैं? सेंटीपिटल फोर्स। तो आपको इस चीज को समझाने के लिए एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो एक ब्लॉक है, हाँ ना। अगर मैंने मान लो इस पे इधर को बोला 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर को 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स यहाँ कितना आएगा? आप ये बोलोगे ना, इधर को 10 न्यूटन का फोर्स आएगा। अब नेट फोर्स को मैं एक नाम दे दूं ना। नेट फोर्स मान लो कोई भी फोर्स हो गया, मान लो चिंटू फोर्स। नेट फोर्स का मैंने कुछ नाम दे दिया, चिंटू फोर्स। तो अब मैं पूछूं कि इस ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं, तो आप क्या क्या बोलोगे? 15 बोलोगे, 5 बोलोगे, और क्या चिंटू फोर्स भी बोलोगे? फोर्स तो दो ही लग रहे हैं ना, उनके नेट को आपने कुछ नाम दे दिया है, बट ये थोड़ी बोलोगे कि नेट भी लग रहा है। बोलोगे तो यही ना कि सिर्फ 15 लग रहा है या 5 लग रहा है, या फिर
दोनों हटा के सिर्फ ये बोल दोगे, इन दोनों का नेट एक्ट कर रहा है एज ए चिंटू फोर्स ना, समझो ना, इन दोनों का रिजल्टेंट एक्ट कर रहा है एज ए चिंटू फोर्स ना, बट एक्चुअल में फोर्स तो ये 15 और 5 ही लग रहे हैं। तो वही सेम चीज है, सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स आएगा उस फोर्स को हमने नाम दिया है सेंटीपिटल फोर्स। तो वो अलग से कोई फोर्स नहीं है ना, जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे उनके नेट का ही नाम है सेंटीपिटल फोर्स। तो मतलब आप सेंटीपिटल फोर्स को अलग से नहीं लगाओगे ना, जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं बस वही देखोगे और फिर नेट बोल दोगे, वही सेंटीपिटल है। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, इंग्लिश में तो लोग एकदम महान महान लोग हैं। ये सब नोट करो, फिर मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ, या थोड़ा मैं लिख देता हूँ फिर नोट करना, 1 मिनट रुको। ये ध्यान रखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू टाइप ऑफ फोर्स। ये कोई ऐसा नहीं है कि नया फोर्स है जो आपको अलग से लगाना है ना। इन एनी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन में जो सेंटर की तरफ नेट फोर्स होगा उसी को नाम दिया गया है सेंटीपिटल फोर्स। अब ये नोट करो, यहाँ पे इधर को टेंशन लग रहा है। जो चीज अभी तक मैंने पढ़ाई नहीं है वो आपको नहीं सोचना है ना, जैसे प्रणव ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम ले लिया। जो चीज पढ़ाई नहीं है वो मुझे आती नहीं है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो मैं यही बोलूंगा मुझे नहीं आता। जो भी चीज जब तक पढ़ाई ना गई हो तब तक आपको सोचना ही नहीं है, नहीं तो आपको वो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। हाँ, तो इस सिचुएशन में यहाँ पे केवल टेंशन एक्ट कर रहा है टुवर्ड सेंटर, जो कि एक्ट कर रहा है एज ए सेंटीपिटल फोर्स। यहाँ पे केवल फोर्स कौन कौन से, एम जी, एन और टेंशन। और यहाँ टेंशन का काम क्या है, सेंटीपिटल फोर्स का काम है उसका। अगर वो टेंशन स्ट्रिंग कट कर दोगे तो देखो तुरंत सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा ना, वो सीधा चला जाएगा। टेंशन की वजह से ही सेंटीपिटल फोर्स है। हर एक सिचुएशन में कोई ना कोई फोर्स एक्ट करेगा एज ए सेंटीपिटल फोर्स। जैसे स्ट्रिंग से जब हमने एक पार्टिकल को अटैच किया और सर्कुलर पाथ पे घुमाया ना, सर्कुलर पाथ पे घुमाया तो स्ट्रिंग का टेंशन यहाँ पे सेंटीपिटल दे रहा है। हो सकता है आप रोड पे कहीं पे ऐसे टर्न कर रहे हो ना, रोड पे जब टर्न कर रहे होगे तो उस टाइम पे रोड का जो फ्रिक्शन होगा ना वो सेंटीपिटल देगा। अगर स्मूथ होता है तो आप देखो फिसल जाओगे, यहाँ पर स्लिप हो जाओगे ना। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप ऐसे टर्न कर ही नहीं पाओगे। तो हर एक जगह पे कोई ना कोई फोर्स होगा जो एक्ट करेगा एज ए सेंटीपिटल फोर्स ना। यहाँ पे टी सेंटीपिटल है और यहाँ पे एफ सेंटीपिटल है। अब इस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम करते हैं। सपोज एक टेबल पर टॉप व्यू बना रहा हूं ना, एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे जा रहा है
इसका मास m है और स्ट्रिंग जो लगी हुई है उसका एक एंड टेबल पे फिक्स है और ये सर्कुलर पाथ पे जा रहा है। अगर स्ट्रिंग का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कुछ टीबी है, टीबी से ज्यादा अगर टेंशन हुआ तो ये टूट जाएगा। तो हमें बताना है हम कितनी मैक्सिमम स्पीड से ये एल लेंथ की स्ट्रिंग है हम इस पार्टिकल को घुमा सकते हैं। ना तो हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर ये v स्पीड से घूम रहा होगा तो इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा वो कहाँ से मिल रहा है, टेंशन से मिल रहा है। तो T बराबर है एफ सी, और एफ सी की वैल्यू क्या होगी, एम वी स्क्वायर बाई आर। आर यहाँ पे कितना आएगा, स्ट्रिंग की लेंथ। अब v बढ़ता जाएगा तो T बढ़ता जाएगा, और मैक्सिमम T बढ़ के कहाँ तक जा सकता है, TB तक। तो जब T की वैल्यू TB हो जाएगी तो उस टाइम पे v की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी ना। तो यहाँ पे हम डाल देंगे टी बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में एल। तो इससे एल टी बी अपॉन में ठीक है। क्लियर है सबको? नोट कर लो जल्दी। फिर नेक्स्ट एक प्रॉब्लम करते हैं। इसमें टेबल का टॉप व्यू बना रहा हूं। इसमें एक पार्टिकल को एक स्ट्रिंग से अटैच किया गया, फिर एक और स्ट्रिंग लगाई गई और एक और पार्टिकल अटैच कर दिया गया। लैग आ रहा है क्या? तो अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने दो पार्टिकल को ऐसे एल लेंथ की स्ट्रिंग से अटैच किया और इस स्ट्रिंग को यहाँ पे फिक्स कर दिया है ना। ये टॉप व्यू ऑफ टेबल है ना। तो उसका जो भी पार्टिकल का वेट होगा वो नॉर्मल से बैलेंस है। फिर इसको हमने पूरे सिस्टम को ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमा दी। तो ये वाला पार्टिकल एल रेडियस के सर्कल में घूम रहा होगा और ये वाला पार्टिकल 2l रेडियस के सर्कल में घूम रहा होगा। तो हमें बताना है अगर इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 है, इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 है, तो T1 T2 का रेशियो क्या होगा।
ना, ये इस जगह पे फिक्स है ना, इस एंड पे फिक्स्ड है। पार्टिकल 1 जो है वो एल रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है, पार्टिकल 2 2l रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है। एल की वैल्यू दोनों जगह सेम है ना, ये एल दोनों जगह सेम है। हाँ, वेरी गुड प्रथमेश। बस एक प्रथमेश का आंसर सही आया अभी तक। देखो यहाँ पर फोर्सेस क्या क्या लग रहे होंगे, अगर हम इसको थोड़ा और बड़ा करके डायग्राम बनाएं तो ये वाला पॉइंट फिक्स है ना, ये इधर को जा रहा होगा, ये इधर को जा रहा होगा। इसको इस स्ट्रिंग में अगर टेंशन T1 है तो वो इस टेंशन इसको क्या कर रहा होगा, अपनी तरफ इधर को खींच रहा होगा। और इस स्ट्रिंग का टेंशन अगर T2 है तो T2 की वजह से वो क्या होगा, इसको इधर को खींच रहा होगा और इसको इधर को खींच रहा होगा। टेंशन की वजह से स्ट्रिंग क्या करती है, दोनों एंड पे अंदर को खींचती है ना, और ये वाली स्ट्रिंग जो होगी यहाँ पे फिक्स होगा, उस फिक्स पॉइंट को अपनी तरफ खींच रहा होगा ना। बट हमें इससे कोई मतलब नहीं है ना, हमारा तो अभी फोकस इस पे है और इस पे है। तो पार्टिकल 1 को, पहला ये मान लो पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, तो पार्टिकल 1 को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, केवल T1 दे रहा है या T1 T2 का नेट दे रहा है? ना, हमेशा सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल। ये सिड कौन है भाई, म्यूट रखो। ये सिड क्या, ये सिद्धेश ही है क्या, चवन नाम चेंज करके आ गया? तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा होगा, T1 T2 का जो नेट होगा, मतलब, और जो T1 T2 का नेट होगा तो वो किधर को आना चाहिए, T1 बड़ा होना चाहिए या T2 बड़ा होना चाहिए? अगर हमें नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर चाहिए ना, अगर हमें नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर चाहिए सर्कुलर मोशन के लिए, तो T1 बड़ा होगा T2 से, तभी सेंटीपिटल मिल पाएगा ना। तो T1 माइनस T2 ये हमारा सेंटीपिटल फोर्स है। और वैल्यू कितनी होगी सेंटीपिटल फोर्स की, मास m r ओमेगा स्क्वायर। इसमें देखो सेकंड वाले में देखो, सेकंड में केवल सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स है, T2 है ना, तो ये T2 यहाँ पे सेंटीपिटल दे रहा होगा, तो T2 बराबर होगा m। सेकेंड पार्टिकल के लिए रेडियस कितना हो चुका है, 2l ना, ये सेंटर है, ये इतनी डिस्टेंस रेडियस हो जाएगी इनटू ओमेगा स्क्वायर ना। अब हमें रेशियो चाहिए तो इनको डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन में T2 इक्वल टू 1:2 आ जाएगा ना, डिवाइड करोगे तो इसको हम लिख सकते हैं T1 बाई T2 माइनस 1 ना, एक बार इसके साथ लिया एक बार इसके साथ लिया, 1 को इधर कर दो, तो T1 बाई T2 इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 1/2, मतलब 3/2। T2 देखो, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, T1 बाई T2 माइनस T2 बाई T2, फिर T2 बाई T2 1 हो जाएगा,
ना, तो T1/T2 बचेगा। एलसीएम लो, देखो वही आ जाएगा ऊपर। आयुष ये एलसीएम ले, देख यही चीज लिखी हुई है ना। फिर 1 को इस साइड कर दिया है, ये डिवाइड किया तो इधर क्या आएगा, ऊपर 1 नीचे 2, 1/2। कौन सी इक्वेशन नहीं समझा? दोनों तो मैंने समझा दिया भाई। सेकंड पे T2 लग रहा है और T2 सेंटीपिटल फोर्स देगा, और सेंटीपिटल फोर्स होता है कितना है, mR⍵²। ओमेगा तो दोनों के लिए सेम ही होगा ना। अगर ये एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा तो उतनी देर में ये भी एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा ना। एंगुलर स्पीड दोनों की सेम होगी ना। टाइम पीरियड दोनों का सेम है ना, तो 2π/T करोगे, ओमेगा दोनों के लिए सेम आएगा। ठीक है, समझ आया आयुष क्या बोल रहा हूँ? अगला प्रॉब्लम करें, हो गया नोट ये? अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में एक पार्टिकल को हमने एक स्ट्रिंग से अटैच किया और इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हैं ना। इसको हम लोग कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं ना, क्योंकि इसमें कोन टाइप का शेप बनता है ना। ऐसे ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, इसकी लेंथ L है, ये कुछ थीटा है। तो आपको बताना है यहाँ पे पार्टिकल का ओमेगा कितना रहा होगा। पार्टिकल का मास है, थीटा L गिवन है ना। पार्टिकल की हमें एंगुलर स्पीड निकालनी है। कांस्टेंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है ना। सिचुएशन इमेजिन हो पाया सबको? पार्टिकल को हमने स्ट्रिंग से अटैच किया और हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसे घुमा रहे हैं। देखते हैं अभी प्रथम।
तो अब देखो यहाँ पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे होंगे, एक तो इसका वेट नीचे को लग रहा होगा और इधर को टेंशन लग रहा होगा, यही दो ही फोर्स है ना। तो इन दो फोर्स से क्या क्या हो रहा होगा, इसको अगर हम ऊपर एक्सटेंड कर ले, ये एंगल थीटा आएगा ऑल्टरनेट एंगल, तो टी का इधर कंपोनेंट आ जाएगा टी कॉस थीटा और इधर आ जाएगा टी साइन थीटा। तो ये टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर रहा है और टी साइन थीटा सेंटर की तरफ है, मतलब यही क्या दे रहा है, सेंटीपिटल फोर्स। तो हम क्या लिखेंगे, टी साइन थीटा बराबर होगा एम आर। आर कितना होगा, अगर ये लेंथ एल है ये थीटा है, तो ये सर्कल का रेडियस कितना आएगा, ये जो सर्कल बनेगा इसका रेडियस, आर की वैल्यू कितनी बोलोगे, एल साइन थीटा ना। हाइपोटेन ये थीटा के सामने वाली साइड चाहिए, हाइपोटेन्यूस एल है, और टी कॉस थीटा बराबर होगा एम जी के ना, वर्टिकल में फोर्स बैलेंस है ना, वर्टिकल में ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है ना, ये वाला फोर्स उसको सेंटीपिटल दे रहा है। तो इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू एम कट जाएगा, आर की वैल्यू डाल दो एल साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर बाय जी ना। साइन थीटा से कट करेंगे तो नीचे आ जाएगा 1/cos थीटा ना, यहाँ पे tan थीटा में से साइन थीटा कट गया है, तो ओमेगा की वैल्यू बोल सकते हैं जी बाय एल कॉस थीटा का अंडर रूट। ठीक है, सबको समझ आया क्या क्या हुआ है। रिजॉल्व कर ले भाई, अब और क्या समझाऊं मैं, टी इधर लग रहा है, टी का इधर टी कॉस थीटा, इधर टी साइन थीटा, टी साइन थीटा सेंटर की तरफ है तो वो सेंटीपिटल हो गया, सेंटीपिटल होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। सिद्धेश आर निकालने के लिए ना बचपन में पढ़ाया गया था पाइथागोरस थ्योरम, वो साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें ये अगर एंगल थीटा हो, ये एल हो, ये आर है, तो हमने पढ़ा है साइन थीटा इक्वल टू आर बाई एल, तो आर इक्वल टू होगा एल साइन थीटा। बेसिक एडवांस मैथमेटिक्स। ठीक है, नोट हो गया होगा। अब देखो इसी क्वेश्चन को पूछने का एक ये तरीका रहता है, एक मान लो आपने ऐसे हेमिस्फेरिकल बाउल ले लिया और बेसिक एडवांस के लिए तो लगानी ही पड़ेगी पवार सर की क्लास ना, और इस ये फिक्स है ना, ये स्मूथ बाउल है, फिक्स्ड स्मूथ, ये कीड़ा वाला क्या समझा नहीं, स्मूथ बाउल है, इसमें कोई पार्टिकल को हमने स्पीड दे दी तो वो ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है। अच्छा यार, मुझे नहीं याद, क्वेश्चन याद नहीं मुझे। पार्टिकल का मास अगर m है और ये यहाँ से थीटा एंगल पर है, तो हमें उसका एंगुलर स्पीड ओमेगा बताना है।
हाँ, तो इसमें देखो कि सब कुछ सेम होगा, बस स्ट्रिंग के टेंशन की जगह यहाँ पे बस नॉर्मल आ जाएगा। बाकी सब कुछ सेम है, देने का तरीका बस चेंज हो गया है, क्वेश्चन सेम है। ये भी कोनिकल पेंडुलम टाइप भी है। हाँ, कैपिटल आर उसका रेडियस ऑफ, इसका जो रेडियस है बाउल का, वो कुछ कैपिटल आर ले लो।